Hello students, so today I am going to take up a new topic of CBSE class 12 students. So the topic is the last lesson. I hope आप लोग को ये लेसन समझ में आए. मैं इसको 2 पार्ट्स में कराऊंगी इस चैप्टर को. फर्स्ट पार्ट में हम लोग इसकी समरी एंड फिर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वो करेंगे एंड लास्ट में हम लोग इसको क्वेश्चन एंड आंसर्स भी करेंगे. सो आई होप ये चैप्टर आपको थॉरली क्लियर हो जाए. But before that, please don't forget to subscribe to this channel so that it keeps motivating me to make more such videos for you people. So let's begin. So basically the last lesson is a story about a boy named France. France नाम का एक लड़का है. ये स्टोरी फ्रांस को पर्शियन वॉर जो कि 1870 to 1871 के बीच में हुई थी और कैसे फ्रेंच को पर्शियंस ने कैप्चर कर लिया था. फ्रेंच के 2 प्रोविंस थे, एल्साचे एंड लॉरेन, उसको पर्शियंस ने कैप्चर कर लिया था और वहाँ पे एक ये लॉ ले आए थे कि भाई आज से फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, अब वहाँ पे जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी. तो इस स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है, मेन प्रोटैगनिस्ट है, फ्रांस नाम का एक बच्चा है. वो अपना बिटर एक्सपीरियंस शेयर करता है कैसे आपको आप ही की लैंग्वेज से प्रोहिबिट किया जाता है, तो क्या फीलिंग आती है ये उसके बारे में है. सो हम देखते हैं कि इसमें जो नरेटर है वो फ्रांस नाम का एक बच्चा है और जो कि अर्ली इन द मॉर्निंग काफ़ी लेट हो गया था, ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका था अपने स्कूल जाने के लिए और उसको बहुत डर लगता है अपने टीचर से जो मिस्टर हैम्यूल है. उनसे बहुत डरता है क्योंकि मिस्टर हैम्यूल जो है वो बहुत ज़्यादा केनिंग करते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हैं. तो इसको डर लगता है और उन्होंने ये भी बोला था कि आज वो पार्टिसिपल्स का टेस्ट लेंगे. और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि फ्रांस को पार्टिसिपल का पी भी नहीं आता था, उसको कुछ भी नहीं पता था. वो सोचता है कि मैं एक काम करता हूँ, मैं आज क्लास बंक करके मैं बाहर टहल लूंगा, बाहर अपना टाइम स्पेंड कर लूंगा, बर्ड्स नेस्ट को चेस कर लूंगा एंड ऑल दैट. वो अपने दिमाग में बहुत सारे थॉट्स लाता है. फिर फाइनली डिसाइड करता है नहीं चलो मैं स्कूल जाता हूँ, मैं एक बार स्कूल विजिट कर लेता हूँ, चलो देख लेता हूँ. ऑल्दो उसके दिल में ये डर था कि मिस्टर हैम्यूल उससे पार्टिसिपल्स पूछेंगे एंड ही विल बी एब्सोल्युटली ब्लैंक, उसको कुछ नहीं आता है उसमें. अब जब वो जा रहा था तो रास्ते में वो टाउन हॉल की तरफ से पास होता है. जब वो टाउन हॉल की तरफ से जा रहा था तो उसको वहां पे एक बड़ा सा बुलेटिन बोर्ड दिखाई देता है. ये बुलेटिन बोर्ड पिछले 2 साल से जितनी भी बैड न्यूज़ थी, चाहे वो लॉस्ट बैटल्स की हो या कोई भी बुरी न्यूज़ थी जो कि गवर्नमेंट से आती थी, उसी बुलेटिन बोर्ड के थ्रू मिलता है. और वहां पे जब ये जा रहा था तो देखता है उस बुलेटिन बोर्ड के आगे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, बहुत भीड़ लगी हुई है. तो ये भी रुक जाता है, पहले सोचता है क्या है, फिर सोचता है नहीं मुझे लेट हो रहा है. अब क्या होता है कि जब वो रोज़ जाता है तो रोज़ स्कूल में बहुत ज़्यादा नॉइज़ होता है, क्योस होता है, कन्फ्यूजन होता है, हसल बसल होता है, खूब आवाज़ें होती हैं, डेस्क के ओपनिंग और क्लोजिंग की आवाज़ें होती हैं और वो इन चीज़ों का फ़ायदा उठा के अपने डेस्क तक पहुंच जाता था. लेकिन आज फॉर अ चेंज यहाँ पे कोई आवाज़ नहीं थी, कुछ नहीं था. अब ये जब गेट पे जाता है तो इसको सबके सामने बहुत ही एम्बैरसमेंट फेस करना पड़ता है. उसको तो पूरी उम्मीद थी कि आज तो मार खाएंगे ही क्योंकि कोई नॉइज़ नहीं है, अब मैं क्लास में कैसे जाऊँ, सबके सामने जाना पड़ेगा. लेकिन फॉर अ चेंज एंड फॉर हिज शॉक उसको दिखाई देता है कि मिस्टर हैम्यूल उसको कहते हैं हाँ यू आर लेट, हम तो तुम्हारे बिना ही बिगिन करने जा रहे थे क्लास, जाओ अपनी सीट पे बैठ जाओ. और वो इसको डांटते भी नहीं है, मारते भी नहीं है एंड ही वाज क्वाइट शॉक्ड कि ये हो क्या रहा है, आज इतना स्ट्रेंज कैसे, सब कुछ इतना शांत, इतना डिफरेंट कैसे है. फिर वो देखता है कि मिस्टर हैम्यूल जो हैं वो आज बहुत ही डिफरेंट वे में ड्रेस्ड अप हैं. वो कपड़े पहने हुए हैं जो कि वो जनरली या तो चर्च जब जाते हैं तब पहनते हैं या स्पेशल ओकेजन्स होता है या इंस्पेक्शंस वाले दिन होते हैं वो तब पहनते हैं. तो ये सोचता है इतना डिफरेंट क्या है. लेकिन सबसे ज़्यादा स्ट्रेंज उसको तब लगता है जब वो देखता है कि जो बैक की जो बेंचेस हैं, जो बैक की सीट्स हैं जो कि क्लास में जनरली खाली रहती थी, आज उसको विलेज के ओल्ड पीपल, एल्डरली पीपल सब भरे हुए हैं, वो लोग भी आए हुए हैं. ये सोच ही रहा होता है उतनी देर में मिस्टर हैम्यूल ये न्यूज़ बताते हैं सबको कि माय डियर चिल्ड्रन, ये आज लास्ट क्लास है हम लोग की क्योंकि बर्लिन से ये न्यूज़ आई है, ये लॉ आया है कि आज के बाद से फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी. अब कल से आपके न्यू टीचर आएंगे जो कि आपको जर्मन पढ़ाएंगे. सो आज आप लोग का फ्रेंच का लास्ट क्लास है, तो आई वांट कि आप सब लोग इसको बहुत ही अटेंटिवली पढ़ें.
तो वो बहुत दुखी थे एंड इट वॉज अ काइंड ऑफ रिस्पेक्ट, जिसलिए वो इतना अच्छा वाले कपड़े पहन के आए थे। अब जो फ्रांस है उसको बहुत बुरा लगता है कि यार मैंने पहले क्यों नहीं पढ़ा। अब वो रिग्रेट फील करता है, क्यों मैंने अपना टाइम वेस्ट किया, क्यों मैं हमेशा टाइम को पोस्टपोन कर देता था कि अरे मैं फ्यूचर में कर लूँगा, मैं कल कर लूँगा, मैं परसों याद कर लूँगा। अब तो वो सब ख़त्म हो गया है। ही फील्स वेरी सॉरी फॉर ऑलवेज पोस्टपोनिंग। ही नेवर लाइक्ड बुक्स, ही ऑलवेज हेटेड ग्रामर एंड हिस्ट्री। लेकिन आज बहुत ही स्ट्रेंज था, आज सब कुछ उसको अच्छा लगने लगा। इनफैक्ट उसको अपने टीचर मिस्टर हैम्यूल भी अच्छे लगने लगे। सडनली उसको ऐसे लगने लगा उसको सब समझ में आ रहा है। आज वो अपने जो टीचर हैं, जो कि उसको लगता था बड़े क्रैंकी हैं, सनकी हैं, आज उनको वो टीचर भी अच्छे लगने लगे। आज उसको ऐसा फील हो रहा था जैसे कि उसको दुनिया की सारी फ्रेंच समझ में आ रही थी। क्यों? क्योंकि इतने अटेंटिवली उसने कभी पढ़ा ही नहीं। फिर उसकी बारी आती है कि भाई आप सुनाइए, रिसाइट करिए, एंड ही गॉट ऑल मिक्सड अप, वो कुछ नहीं बता पाता है। लेकिन अगेन स्ट्रेंज बात ये थी कि मिस्टर हैम्यूल उसको डांटते नहीं है, मिस्टर हैम्यूल उसको स्कोल्ड नहीं करते हैं, ना मारते हैं, बल्कि बैठा देते हैं। सो फिर मिस्टर हैम्यूल कहते हैं कि भाई इसमें सिर्फ फ्रांस की गलती नहीं है, ये जनरली हर पर्सन की यही आदत होती है कि वो अपनी चीज़ों को पोस्टपोन करते हैं। अपनी ही लैंग्वेज, अपनी ही नेटिव लैंग्वेज लोगों को नहीं आती है, ये चीज़ बड़ी ख़राब बात है। और वो अपने आप को भी ब्लेम करते हैं कि मैं सिर्फ इसकी गलती नहीं कहता हूँ, मैंने भी कई बार बहुत ज़्यादा आलस किया है, मैंने कभी बोल दिया है कि मेरे गार्डन में पानी डाल दो, पेड़ों में, एंड ऑल दैट, मैंने भी कई बार नहीं पढ़ाया है। बट हमें अपनी लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि वही एक ऐसी चाबी है जिससे हमें फ्रीडम मिल सकती है। हमें लैंग्वेज पे कमांड होना चाहिए, अपनी लैंग्वेज हमें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। और मिस्टर हैमिल ये भी बोलते हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं आना चाहते हैं, वो जाके गांव में या खेतों में वर्क करना चाहते हैं, लेकिन एवरीवन शुड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। अगर आप पढ़े लिखे हो, अगर आपको अपनी लैंग्वेज आती है, आप कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हो बिना किसी के स्लेव बने। और उस दिन मिस्टर हैमिल ऐसे पढ़ा रहे थे जैसे कि वो चाहते थे कि जितना उनको आता है वो सब कुछ वो एक दिन में अपने बच्चों को सिखा पाएं। फिर जो चर्च की घड़ी है वो 12 बजे स्ट्राइक करती है, और एज अ रिजल्ट क्या होता है कि इनको जाने का समय आ जाता है। पर्शियन सोल्जर्स आ जाते हैं मार्च करते हुए, और इनको अब जाना है कि भाई अब ख़त्म हो गया, अब ये क्लास ओवर करते हैं। लेकिन इनके दिल में इतना ज़्यादा इमोशंस आ जाते हैं, इतना ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं कि ये बोल नहीं पाते हैं, और चेहरा मुंह घुमा लेते हैं और इशारे से बोलते हैं कि जाओ क्लास इज ओवर, और बड़ा बड़ा बोर्ड पे लिखते हैं Vive la France, long live France. So now let's begin the line by line reading section. I started for school very late that morning and was in a dread of a scolding. Dread मतलब fear. So मैंने उस दिन बहुत लेट स्कूल के लिए स्टार्ट किया था। उस दिन मुझे काफ़ी देर हो गया था और मुझे डर लग रहा था कि मुझे स्कोल्ड डांटना पड़े। Especially because Mr. Hamill had said that he would question us on participles, क्योंकि Mr. Hamill इनके जो क्लास टीचर थे उन्होंने कहा था कि आप लोग से अब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किस पे? पार्टिसिपल्स पे। And I did not know the first word about them. Participles बेटा ग्रामर में होता है, इंग्लिश में भी होता है, तो उसी तरह से फ्रेंच लैंग्वेज में भी है। तो इसको कुछ भी नहीं आता था, उसको पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था। For a moment I thought of running away and spending the day out of doors. थोड़ी देर के लिए तो इसने सोचा कि बंक कर देता हूँ, मैं बाहर चला जाता हूँ, इधर उधर चला जाऊँगा, कोई मतलब ही नहीं रहेगा, पता ही नहीं चलेगा किसी को। It was so warm, so bright. The birds were chirping at the edge of the woods. Chirping मतलब twittering, आवाज़ करना। कितना अच्छा था, कितना ब्राइट था। अच्छा, इंडिया इज़ अ वेरी वार्म कंट्री, बहुत गर्म कंट्री है। जनरली अब्रॉड में बहुत ही ज़्यादा ठंड रहती है, अगर वहाँ पे हल्की फुल्की सनलाइट होती है तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो उस दिन का टेम्परेचर भी बहुत अच्छा था, देयर वाज सनलाइट एंड ही फेल्ट कि चलो आज बंक मारते हैं, मौसम भी बहुत अच्छा है, घूम लेते हैं। The birds were chirping at the edge of the woods, and in the open field back of the sawmill, the Persian soldiers were drilling. So Persian soldiers, जो soldiers of Persia, Germany, तो जर्मनी के soldiers पीछे ड्रिल कर रहे थे, मार्च एंड ऑल कर रहे थे। In the open field back of the sawmill. Sawmill होता है mill for sewing timber, जो काटा जाता है, जहाँ पे लकड़ी एंड ऑल चीरी जाती हैं, उसको sawmill बोलते हैं। So
The Persian soldiers were drilling. It was all much more tempting than the rules of participle. ये सब ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था. हाँ, ये सब तो ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पे तो ज़्यादा मज़ा आएगा स्कूल में जाके बोरिंग पार्टिसिपल्स पढ़ना. छी, तो उसको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था ये सारी चीज़ें. टेम्पटिंग का मतलब होता है अट्रैक्ट करना, इंसाइट करना, लालच देना. बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरिड ऑफ टू स्कूल. नहीं, मैंने अपने ऊपर कंट्रोल किया. नहीं, मैं ये नहीं करूँगा. मैं जल्दी से स्कूल की तरफ भागा. मैंने कहा नहीं नहीं, ये गलत है, मैं नहीं करूँगा, मैं स्कूल जाऊँगा. When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. अब जब मैं टाउन हॉल के पास गया तो वहाँ पे बहुत सारा भीड़ लगी हुई थी. टाउन हॉल में एक बुलेटिन बोर्ड था, न्यूज़ था. पहले ज़माने में व्हाट्सएप न्यूज़, टीवी, ये सब तो होता नहीं था. तो वहाँ पे क्या होता था, बुलेटिन बोर्ड्स लगाए जाते थे जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन अबाउट द वॉर, अबाउट एनी इंफॉर्मेशन सब वहीं पे लगाई जाती थी. For the last 2 years, all our bad news had come from there. पिछले 2 साल से जितनी lost wars, जितनी भी बुरी न्यूज़ थी, हम लोग को वहीं से आ रही थी. The lost battles, the draft, the orders of commanding officer, and I thought to myself, without stopping, what can be the matter now? ड्राफ्ट मीन्स आउटलाइन ऑफ समथिंग. सो पिछले 2 साल से जितनी भी बुरी न्यूज़ थी, कोई भी इंफॉर्मेशन आती थी, वो सब उसी बुलेटिन बोर्ड, उसी नोटिस बोर्ड पे लगाया जाता है. अब जब वहाँ पे इतने सारे लोगों को ये देखता है तो अब ये अपने आप से सोच रहा है और बुरा क्या हो सकता है, अब क्या होगा, अब इसमें क्या, कौन सी न्यूज़ आ गई है. देन एज आई हरिड बाय एज फास्ट एज आई कुड, द ब्लैकस्मिथ, the watcher who was there with his apprentice reading the board called after me, "Don't go so fast, bub. You will get to your school in plenty of time." So blacksmith मतलब लोहार होता है and apprentice मतलब हेल्पर होता है. सो ब्लैकस्मिथ वॉज देयर विथ हिज हेल्पर. वो उस अपने हेल्पर के साथ था. वो इनका मजाक उड़ाते हुए, न वे टॉन्ट करते हुए कहता है, अरे इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो, अरे पहुंच जाओगे, धीरे धीरे जाओ. I thought he was making fun of me and reached Mr. Hamill's little garden out of breath. मुझे लगा ये मेरा मजाक उड़ा रहा है और ये कस कस के भागते भागते वहाँ पे जाता है. हैमिल के छोटे से गार्डन में पहुँचता है एंड आउट ऑफ ब्रेथ ऐसे करते हुए पहुँचता है. Usually when the school began there was a great bustle which could be heard out in the street. The opening and closing of desks, lessons repeated in unison मतलब together, and very loud with our hands over ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. So rapping का मतलब होता है thumping, ऐसे ऐसे. तो हम लोग क्या करते थे, अपने कान बंद करके अपने लेसन्स बार बार रिपीट करते थे ताकि हमें सुनाई दे कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या रिपीट कर रहे हैं. तो जब हम लोग स्कूल को एंटर करते थे तो जनरली मतलब ये है कि अक्सर लेट होता था. तो जनरली ये क्या करता था, जब ये जाता था स्कूल तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ कन्फ्यूजन होता था, बहुत ज़्यादा शोर शराबा रहता था. किस चीज़ का रहता था, ये 3 मार्क्स क्वेश्चन में ये आता है. इसको ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क दिखाई देते थे, लेसन्स रिपीट करते थे सब लोग साथ साथ वेरी लाउड, एंड द टीचर्स रूलर की आवाज़ सुनाई देती थी. ये जब भी स्कूल के अंदर जाते थे. बट Now it was also still, but today, that day जिस दिन ये लेट पहुंचा, उस दिन कुछ बहुत ही स्ट्रेंज था. ऐसा बिल्कुल भी नॉइज नहीं थी, बिल्कुल शांति थी. There was no noise जैसे कि जनरली होता था. I had counted on the commotion to get to my desk without being seen, but of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning. जैसे संडे मॉर्निंग को स्कूल में शांति रहती है, उस दिन भी उतनी ही शांति थी. बाकी दिन ये उस कमोशन का, नॉइस का फायदा उठा के अपनी बेंच पे जाके बैठ जाता था. इतना ज़्यादा आवाज़ होता था कि किसी को पता ही नहीं चलता था कि ये धीरे से आया और आके बैठ गया. जनरली ये लेट होता था. लेकिन आज इसको सबके सामने अब जाना पड़ेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा शांति है. Through the window, I saw my classmates already in their places and Mr. Hamuel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. विंडो से ये पहले अंदर आने से पहले ही देख लेता है कि सारे बच्चे तो अपनी अपनी जगह पे बैठे हैं. मिस्टर हैम्यूल अपने हाथ के नीचे अपनी टेरेबल रूलर लेके बैठे हुए हैं. अब इसको डर लगता है, हे भगवान ये क्या है. I had to open the door and go in before everybody.
You can imagine how I blushed and how frightened I was. सबके सामने मुझे शर्माते हुए, ब्लश का मतलब फीलिंग ashamed, बहुत शर्माते हुए ये सबके सामने अंदर जाना पड़ता है और इसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि जाहिर सी बात है इतना लेट हो गया हूँ, अब तो पक्का मिस्टर सैमुअल मुझे मारेंगे. But nothing happened. लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं. Mr. Samuel saw me and said very kindly, go to your place quickly. जाओ अपनी जगह जाके बैठ जाओ. Little Franz, we were beginning without you. हम तो तुम्हारे बिना ही चालू करने जा रहे थे. जाओ बेटा अपनी जगह पे बैठ जाओ. I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspections and prize day. So, पहले तो इतना नर्वस था, उसने कुछ नहीं नोटिस किया. जब वो नर्वसनेस उसकी कम हो गई, अपनी सीट पे वो बैठ गया, तब उसने देखा कि अरे हमारे सर तो आज अपनी स्पेशल ड्रेस पहने हैं. जनरली तो ये प्राइज डे पे पहनते हैं या ये इंस्पेक्शन वाले दिन पहनते हैं. आज इनको क्या हो गया, आज ये वाली ड्रेस क्यों पहने हुए हैं? ये भी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में कई बार पूछा गया है. क्या डिफरेंस था, मिस्टर सैमुअल किस तरह से ड्रेस्ड अप थे? Besides, the whole school seemed so strange and solemn. पूरा स्कूल बड़ा स्ट्रेंज, बड़ा सीरियस लग रहा था. जनरली इस तरह की सीरियसनेस कभी दिखाई नहीं दी. बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स. बड़ी स्ट्रेंज सी बात थी. जो पीछे की बेंचें हैं जो कि जनरली खाली रहती थी, आज उसमें भी विलेज के लोग आके बैठे हुए थे. ये समथिंग वेरी स्ट्रेंज था. ये तो नॉर्मल नहीं था, रोज तो ऐसा नहीं होता था. The old hawser with his 3-cornered hat, the former mayor, the former postman, and several others besides. So hawser is a farmer. So farmer भी वहां पे आया हुआ था, former mayor भी आए हुए थे, postmaster भी आए हुए थे, बहुत सारे डिफरेंट लोग आए थे. जनरली ये बेंचें तो हमेशा खाली रहती थी, यहाँ पे तो कोई नहीं आता था. Everybody looked sad, and the hawser had brought an old primer, thumbed at the edges. अच्छा, प्राइमर जो है वो बच्चों की जो सीखने वाली बुक होती है उसके लिए बोला जाता है. सो इट्स अ स्मॉल बुक फॉर लर्नर्स. सो प्राइमर भी वो लेके आया था जो कि काफी टैटर्ड था, फटा हुआ था कॉर्नर्स से. And he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. और वो उसके घुटने पे वो बुक रखी हुई थी, उस पे पेजेस पे उसके चश्मे रखे हुए थे. And this was not normal. कुछ तो डिफरेंट था, कुछ तो स्ट्रेंज था आज. While I was wondering about it all, Mr. Samuel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, My children, this is the last lesson I shall give you. वही serious, वही grave, बहुत ही grave आवाज में वो कहते हैं. जिस आवाज में इन्होंने फ्रांस को वेलकम किया था, उसी आवाज में कहते हैं कि my children, ये आप लोग का आखिरी लेसन है जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ फ्रेंच लैंग्वेज का. The orders has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. बर्लिन से ऑर्डर्स आए हैं कि भाई एल्साचे एंड लॉरेन, ये जो 2 प्रोविंस हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी. अब यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी. द न्यू मास्टर कम्स टुमारो. कल से जर्मन के लिए आपके नए टीचर आएंगे. दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन. आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव. ये आपका लास्ट लेसन है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा अटेंटिवली इसको पढ़ें. What a thunderclap these words were to me. Thunderclap का मतलब होता है वो जो बादल गरजने की, thunderclap जो आफ्टर थंडर जो आवाजें होती हैं उसको बोलते हैं. तो ये बिल्कुल एक शॉकिंग न्यूज था मेरे लिए. ओ गॉड, ये क्या है? ओ द wretches, that was what they had put up at the town hall. Oh unhappy people. ओ ये न्यूज लगाई थी उन्होंने टाउन हॉल पे. ये तो बहुत बुरी न्यूज है. My last French lesson? Why? I hardly knew how to write. I should never learn anymore. हे भगवान, मुझे तो अभी लिखना भी नहीं आता है और अब मैं फ्यूचर में कभी लिख भी नहीं पाऊंगा.
I must stop there then. Oh shit. Oh, how sorry I was for not learning my lesson. मैं अब यहीं पे रुक जाऊंगा. यार मुझे कितना बुरा लग रहा है कि मैंने अपने पुराने लेसन्स नहीं पढ़े. ये मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई है. For seeking bird's egg and going sliding on the Sar. मैंने हमेशा टाइम वेस्ट किया है. बर्ड्स एग्स ढूंढता टहलता रहता था. सार रिवर पे जब जम जाती थी मैं उस पर स्लाइड करता था. My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry. My grammar and my history of the saints were old friends now. हे भगवान, अभी कुछ टाइम पहले तक मुझे ये बुक्स कितनी हैवी लग रही थी. देखो, जब हमें कोई चीज़ पसंद नहीं होती है तो वो हमें हैवी लगती है, लेकिन कोई चीज़ अच्छी लगती है तो वो हमारे कितनी भी हैवी हो हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है. तो वही वो कह रहा है कि ये जो बुक्स हैं जो कि अभी कुछ टाइम तक मेरे लिए इतनी हैवी थी, अब तो वो ओल्ड फ्रेंड्स हो गई हैं. अब मैं उनको कभी पढ़ नहीं पाऊंगा. एंड मिस्टर हैम्यूल टू. The idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget about his rulers and how cranky he was. Cranky मतलब सनकी. जैसे ही मुझे लगा हे भगवान ये चले जाएंगे कल से, अब कल से हम इनको देखेंगे ही नहीं. हे भगवान अब क्या होगा. सो इनकी सारी डांट, इनकी सारी क्रैंकीनेस सब गायब हो गया. हे भगवान अब क्या, ये तो अब कल से मिलेंगे ही नहीं. हम नफरत भी तो उसी से करते हैं जो सामने रहता है. जब दूर कोई हो जाता है तब कहाँ किससे कोई नफरत करता है. Poor man. It was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. अब इसको समझ में आता है, अच्छा आज लास्ट लेसन है इसलिए ये अपने संडे क्लोथ्स पहन के यहाँ पे आए हैं. And now I understood why the old men of the village was sitting there in the back of the room. अब मुझे समझ में आया, ये लोग इनको रिस्पेक्ट पे करने आए हैं इसलिए ये लोग बैक ऑफ द रूम में बैठे हैं. ओह, it was because they were sorry too that they had not gone to school more. It was their way of thanking a master for his 40 years of faithful service. अब वो उन्होंने 40 years यहाँ पे अपनी faithful service के लिए दिए हैं. तो उन लोगों को गिल्ट हो रहा है कि वो लोग आए नहीं ज़्यादा, और ये उनका वे है उनको रिस्पेक्ट पे करने का. And of showing their respect for the country that was theirs no more. और अब ये कंट्री तो उनकी नहीं रही, तो लेकिन फिर भी वो अपने मास्टर को रिस्पेक्ट देने आए थे. While I was thinking of all this, I heard my name called. मैं ये सब सोच ही रहा था, तब तक मेरे टीचर मिस्टर हैमिल ने मेरा नाम लिया. It was my turn to recite. इससे अब पार्टिसिपल्स पूछे गए, इसका टर्न था रिसाइट करने का. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through. काश मैं सब कुछ देने को तैयार था कि किसी तरह मेरे मुंह से वो पार्टिसिपल के रूल्स निकल जाते. कुछ भी करके मैं काश बोल पाता ये. Very loud and clear and without one mistake. कुछ ऐसा होता कि कुछ ऐसा हो जाए कि मैं सब कुछ बिना मिस्टेक करे पूरा रूल ऑफ पार्टिसिपल्स बोल सकूं. But I got mixed up on the first words and stood there, looking on my desk, my heart beating and not daring to look up. लेकिन ये तो पहले ही शब्द में अटक जाता है और बोल ही नहीं पाता है. अपना सर नीचे करके डेस्क पे रखा रहता है और वो बहुत ज़्यादा ashamed फील कर रहा है कि उसको अपने लैंग्वेज, अपनी नेटिव लैंग्वेज की बेसिक रूल्स नहीं आते हैं. I heard Mr. Hamill say to me, I would not scold you, little Franz. You must feel bad enough. अब मैं डांटूंगा नहीं तुमको, तुम्हें खुद ही बुरा लग रहा होगा. See how it is. अब तुम खुद ही देख लो क्या हो गया है. Every day we have said to ourselves, bah, I have plenty of time. हर रोज हम लोग कहते थे अभी तो बहुत समय है. I will learn it tomorrow. And now you see where we have come out. अब देखो क्या हो गया है. हम कल कर लेंगे, कल कर लेंगे. अब देखो क्या हो गया, कल का मौका ही नहीं आया. That's the great trouble with Alsace. यहाँ के लोगों का यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. कल कर लेंगे, कल कर लेंगे. She puts off learning till tomorrow. Now those fellow out there will have the right to say to you, how is it you pretend to be Frenchmen and yet you neither speak nor write your own language? अब देखो जो लोग आएंगे अब वो तुमसे कितने कॉन्फिडेंटली बोलेंगे, फ्रेंचमैन बोलते हो क्या, ऐसे अपने आप को फ्रेंचमैन बोलते हो, ना लिख पाते हो फ्रेंच, ना बोल पाते हो फ्रेंच, क्या तुम फ्रेंचमैन हो, अपने आप को फ्रेंचमैन कहते हो. बट you are not the worst, poor little Franz. We have
all a great deal to reproach ourselves with. लेकिन सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, हम सबको अपने आप को क्रिटिसाइज करना चाहिए. हम सब इस गलती के हिस्सेदार हैं. हमारी भी उतनी ही गलती है जितनी तुम्हारी गलती है. तो रिप्रोच का मतलब होता है ब्लेम. योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न. तुम्हारे पेरेंट्स कभी चाहते ही नहीं थे कि तुम लोग पढ़ाई करो, बहुत अच्छा करो. They prefer to put you to work on a farm or at the mills. Generally क्या है, पेरेंट्स सोचते हैं कि भाई फार्म में चला जाए, मिल्स में काम कर ले, कुछ पैसा मिल जाए, क्या करेगा स्कूल जाके लड़का. So as to have a little more money. And I have been to blame also. Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? तो सिर्फ तुम्हारी या तुम्हारे पेरेंट्स की गलती नहीं है, मेरी भी उतनी गलती है. कई बार ऐसा हुआ है, मैंने तुमसे बोल दिया छोड़ो चैप्टर, छोड़ो, जाके जरा पेड़ों में पानी डालो. And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? कई बार मेरा भी ऐसा मन होता था, चलो फिशिंग करूँ, तुम लोग को फर्जी छुट्टी दे दी. मुझे भी तो, I should also be responsible ना for this. Then, from one thing to another, Mr. Hamill went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world. फिर एक बात से दूसरी बात से नेक्स्ट बात, और वो बोलते रहे कि French language is the most beautiful language in the world. The clearest, most logical, that we must guard it among us, never forget it, because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. बहुत important point है. वो कह रहे हैं कि देखिए, फ्रेंच लैंग्वेज ब्यूटिफुल लैंग्वेज है, मोस्ट क्लियरेस्ट लैंग्वेज है, मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है. हमें इसको बचा के अपने साथ रखना चाहिए, अपने बीच में रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी के इंस्लेव्ड हैं, अगर हम किसी के अंडर में स्लेवरी कर रहे हैं और हमें अपनी लैंग्वेज आती है, वो हमारी लैंग्वेज हमारी चाबी होती है उस ताले की जो कि हमें स्लेवरी से बचा सकती है. तो हमें अपनी लैंग्वेज, चाहे आप किसी भी कहीं पे भी हो, अपनी लैंग्वेज, अपनी नेटिव लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है. सो फ्रेंच लैंग्वेज हमें अपने बीच में बचा के रखनी चाहिए. Then he opened a grammar and read us our lessons. I was amazed to see how well I understood it. अरे उन्होंने जब ग्रामर लेसन्स ओपन किए तो मैंने देखा कि मुझे कितने अच्छे से समझ में आ रहा है. All he said seemed so easy, so easy. जो वो पढ़ा रहे थे, जो वो बोल रहे थे, वो कितना आसान लग रहा था. It was all so simple. I think too that I had never listened so carefully and that he had never explained everything with so much patience. शायद मैंने इतने ध्यान से कभी इनकी बातें पहले सुनी ही नहीं, या शायद इन्होंने इतने पेशेंटली, इतने अच्छे से पहले कभी पढ़ाया ही नहीं. ये दोनों रीजन हो सकता है, लेकिन उस दिन इसको सब समझ में आता है. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at one stroke. ऐसा लग रहा था वो टीचर इतने सालों की जो उनकी नॉलेज थी वो सब कुछ हमारे दिमाग में एक झटके में डालना चाहता था कि किसी तरह हम बच्चों को बता दें ताकि ये फ्रेंच लैंग्वेज मरे नहीं. भले ही जर्मन्स हमें रूल कर रहे हैं, भले ही हमारे ऊपर इस समय लॉज हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन फ्यूचर में ये लैंग्वेज चलती रहे. आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ टाइम इन राइटिंग. That day Mr. Hamill had new copies for us, written in a beautiful round hand, France Alsace, France Alsace. तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉपी थी, उसमें उन्होंने फ्रांस एल्साचे करके लिखा हुआ था. They looked like little flags floating everywhere in the school room. ऐसा लग रहा था छोटे छोटे फ्लैग्स हैं जो कि फ्लाई कर रहे हैं स्कूल रूम में. Hung from the rod at the top of our desk. You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. इतने बच्चे सब काम कर रहे हैं लेकिन इतनी शांति, ऐसे तो कभी नहीं होता था. इतने सारे बच्चों में कोई ना कोई खुरपेच हमेशा रहती है. लेकिन that day something was very strange. Everyone was feeling sorrowful, they were sad, बहुत दुखी थे. तो सब अपना काम कर रहे थे. The only sound was the scratching of pens over the paper. सिर्फ एक ही साउंड थी, वो जो पेन से पेपर पे लिख रहे थे, सिर्फ उसी की साउंड थी. Once some
Beetle flew in, but nobody paid attention to them, not even the little ones who worked right on tracing their fish hooks, as if that was French too. जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो लोग भी आवाज नहीं कर रहे थे जब उन्होंने देखा बीटल क्लास में आ गई है. वो लोग तो ड्राइंग कर रहे थे और वो भी इतने ज्यादा अटेंटिवली कर रहे थे एज ए वो ड्राइंग भी फ्रेंच में लिखी हुई है. ऑन द रूफ ऑफ द pigeons cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? So कितनी डीप थिंकिंग है कि अगर आप किसी पे रूल करते हो तो क्या आपको किसी की लैंग्वेज चेंज करने का हक है. तो वही वो बच्चा सोच रहा है कि चलो हमारी लैंग्वेज तो ये चेंज कर देंगे, ये जर्मन जब रूल करेंगे तो क्या पिजन्स की भी लैंग्वेज चेंज कर देंगे, क्या इनको भी जर्मन में फोर्स करेंगे गाना गाने के लिए. Whenever I looked up from writing, I saw Mr. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little room. So school room जहाँ पे उसने 40 साल मिस्टर हैमिल ने गुजारे हैं, वो कितना क्लोज होगा उनके हार्ट का. अब जब वो कल जा रहे हैं तो वो हर चीज़ को घूर रहे हैं, हर चीज़ को कभी इसको कभी उसको एज एफ हर चीज़ को वो अब्जॉर्ब करके अपने दिल में रखना चाहते हैं ताकि जब वो यहाँ से चले जाएं वो उनके दिमाग में वो चीज़ फ्रेश रहे, वो याद कर सकें वहाँ की यादें. Fancy. For 40 years, he had been there in the same place, with his garden outside the window and his class in front of him. Imagine, 40 साल से गार्डन बाहर है, विंडोज हैं, क्लास को वो पढ़ा रहे हैं, पिछले 40 साल से वो इसी चीज में है. And this was something very, very strange for him. Just like that, only the desk and benches had been worn smooth. सब कुछ सेम था, सिर्फ डेस्क और बेंचेस वर्न आउट हुए हैं, फिर उनको स्मूथ किया गया है. बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट 40 साल से सब कुछ सेम रहा है. The walnut trees in the garden were taller. हाँ भाई, पेड़ बड़े हो गए हैं, walnut trees जो हैं वो थोड़े बड़े हो चुके हैं. And the hopvine that he had planted himself twined about the window of to the roof. हॉपवाइन क्लाइंबर टाइप एक होता है, जैसे मनी प्लांट होता है वैसे ही क्लाइंबर होता है. वो रूफ तक पहुंच चुका है जो इन्होंने खुद प्लांट किया था. इमेजिन कितने साल यहाँ पे वो बिता चुके हैं. हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल. पुअर मैन, बेचारा, सब कुछ छोड़ के उनको यहाँ से जाना पड़ेगा. टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव पैकिंग देयर ट्रंक्स. ऊपर इनकी बहन रह रही है, वो अपने सारे ट्रंक्स में अपने सारा सामान भर रही है, बक्सों में सामान भर रही है और वो खींच रही है, रख रही है, तो उसकी आवाज़ें आ रही हैं. कितना दुख हो रहा होगा ना इनको ये सब सुन के. पर दे मस्ट लीव द कंट्री द नेक्स्ट डे. सो इनको नेक्स्ट डे ही वो कंट्री छोड़ के जानी थी. बट he had the courage to hear every lesson to the very last. लेकिन he was a strong man. वो हर लेसन को आखिरी तक सुनने का courage रखते थे. After the writing, we had a lesson in history, and then the babies chanted their ba baby bo down. There, at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands, spelled the letters with them. So जो farmer है, ही इज नो बेटर दैन बेबीज. मतलब ही बिल्कुल बिल्कुल फ्रेशर है, उसको कुछ नहीं आता है. जो बेबीज बाबा बेबी बोल रहे हैं, फार्मर भी वो ओपन करके वो पढ़ रहा है एंड ही इज एक्चुअली क्राइंग. यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग एंड ही वॉज ऑल्सो फीलिंग सॉरोफुल. वो भी रो रहे थे. His voice trembled with emotion and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. So इट वॉज वेरी फनी टू एक्चुअली हियर कैसे ओल्ड हॉसर रो रहा है, इमोशंस में गा रहा है, एंड इट वॉज वेरी फनी टू हियर ऑल दोज थिंग्स. तो इनका मन हो रहा था हंसें भी और रोएं क्यों? क्योंकि इट वॉज द लास्ट फ्रेंच लेसन. हाउ वेल आई रिमेंबर इट, दैट लास्ट लेसन. सो आफ्टर मैनी ईयर्स जो नरेटर है वो बड़ा हो चुका है, वो याद करके बता रहा है, आज भी मुझे वो दिन याद है, कैसे वो दिन था. All at once, the church clock struck 12. Finally, 12 बज जाता है. Then the Angelus. So Angelus is the bell जो कि strike किया जाता है prayer के लिए. prayer की जो bell होती है, तो वो बजती है.
At the same moment, the trumpets of the Persians returning from the drill sounded under our windows. So Persian soldiers जो कि drill करके वापस आ रहे थे, वो हमारे नीचे जो खिड़की है वहाँ से आवाज़ आती है कि भाई वो बजा रहे हैं. Mr. Hamill stood up, very pale, in his chair. I never saw him look so tall. So Mr. Hamill was very pale. He was feeling very sad, very weak at the moment. भाई किसी से 40 साल की नौकरी उससे छीन लो, एकदम से सबको छोड़ के जाने को कहो तो कितना डिप्रेसिंग होगा. So he was also feeling the same. My friends, he said, I, but something choked him and he could not go on. So he was overwhelmed. जब हम लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं तो गले से आवाज़ नहीं निकलती है, तो वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और वो मुंह घुमा लेते हैं. Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk and bearing on with all his might, he wrote as large as he could, Vive la France. बड़ा बड़ा वो लिखते हैं. इसका मीनिंग है Long live France. Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word he made a gesture to us with his hand. School is dismissed, you may go. और फिर वो अपने सर वॉल के अगेंस्ट ऐसे लगा के ऐसे ऐसे इशारा करते हैं कि स्कूल इज डिसमिस्ड एंड यू मे गो. सो इसमें हम मेन थीम कह सकते हैं दैट प्राइड इन वंस नेटिव लैंग्वेज. हमें अपनी लैंग्वेज पे कमांड होना चाहिए, अपनी नेटिव लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा भरोसा करना चाहिए. And secondly, the writer wants to highlight the beauty of French language. French language की beauty को इसमें highlight किया गया. So हम ये भी कह सकते हैं कि हमें एक और मैसेज दिया गया है कि हमें हर हाल में अपनी लैंग्वेज, अपने कल्चर को अलाइव रखना चाहिए. वही हमारे बेसिस हैं, वही हमारे रूट्स हैं. So we should try to keep our basis alive. Hope आपको ये वीडियो समझ में आया हो. अगर आया है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर करें. इसको जितना हो सके उतना लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें. आई होप कि मुझे CBSE स्टूडेंट्स ज़्यादा सपोर्ट करेंगे एज़ कम्पेयर टू माई ICSE स्टूडेंट्स. ऑल्दो दे हैव सपोर्टेड मी अ लॉट, आई एक्सपेक्ट द सेम और इवन मोर सपोर्ट फ्रॉम यू पीपल. सो कीप लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल. थैंक यू सो मच. बाय.